जापान ने 1931 में चीन के शुमाल मशरकी हिस्सा पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी पसंद की हुकूमत कायम कर दी। इसके बाद चीन और जापान के ताल्लुकात ख़राब हो गए। 7 जुलाई 1937 को बीजिंग के पास मार्को पोलो ब्रिज का वाक़या पेश आया। इस वाक़या ने दबे हुए जज्बात को भड़का दिया और दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी टकराव शुरू हो गया, जो बिलाखिर दूसरी जंग अजीम तक जा पहुंचा। उस वक्त से चीन और जापान के दरमियान नफरत और कशीदगी पाई जाती थी। फिर जापान और चीन के दरमियान एक मुआहिदा हुआ। इसके मुताबिक जापान को चीन में एक स्टील मिल कायम करना थी, मगर मुआहिदे की तकमील के बाद चीनी हुकूमत ने अचानक इसको मनसूख कर दिया। चीन के वजीर आजम डेंग शाओपिंग ने इस इंतहा पसंदी को ख़त्म किया और ओपन डोर की पॉलिसी इख्तियार की, तो जापान को दोबारा मौका मिल गया। चुनाचे जापान ने चीन में ज़बरदस्त योरिश की। आप अगर जापान से चीन जाना चाहें तो आपको हवाई जहाज़ में अपनी सीट 3 माह पेशगी बुक कराना होगी। जापान से चीन जाने वाले हर जहाज़ की एक एक सीट भरी हुई होती है। चीन में तजारत के ज़बरदस्त इम्कानात हैं। जापान चाहता है कि उन तजारती इम्कानात को भरपूर इस्तेमाल करे। इस मकसद के लिए जापान ने यकलख्त तौर पर माजी की तल्ख यादों को भुला दिया। एक सियाह के अल्फाज में जापान ने तय कर लिया कि वो चीन की तरफ से पेश आने वाले हर ईज़ा रसानी को यकतरफा तौर पर बर्दाश्त करेगा। सियाह ने लिखा है कि मेरे टोक्यो में क़याम के ज़माना में रेडियो बीजिंग ने ऐलान किया कि चीन एक म्यूज़ियम बनाएगा, जिसमें तस्वीरों के ज़रिए दिखाया जाएगा कि जापानियों ने चीनियों के ऊपर माजी में क्या क्या मजालिम किए हैं। इस म्यूज़ियम का इफ्तिताह 1987 में हुआ, जबकि मार्को पोलो के हादसा को 50 साल पूरे हो चुके थे। जापानियों से इस खबर पर तबसरा करने के लिए कहा गया तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की, और जब ज़्यादा जोर दिया गया तो उन्होंने जवाब दिया, यू नो, आवर चाइनीज फ्रेंड्स हैव अ वे ऑफ ट्विस्टिंग आवर टेल्स एंड अपीलिंग टू आवर कॉन्शियंस। जापान के सामने एक मकसद था, यानी एक तिजारत को फ़रोग देना। इस मकसद ने जापान के अंदर किरदार पैदा किया। उसके मकसद ने उसको हिकमत, बर्दाश्त, एराज़ करना और सिर्फ बकदर ज़रूरत बोलना सिखाया। उसके मकसद ने उसको बताया कि किस तरह वो माजी को भुला दे और उन तमाम झगड़ों और शिकायतों को एक तरफा तौर पर दफन कर दें, ताकि उसके लिए मकसद तक पहुंचने की राह हमवार हो सके। बामकसद ग्रोह की नफ्सियात हमेशा यही होती है, ख्वाह उसके सामने तिजारती मकसद हो या कोई दूसरा मकसद। और जब कोई ग्रोह ये सिफात खो दे तो ये इस बात की अलामत होती है कि उस ग्रोह ने मकसदियत खो दी है। उसके सामने चूंकि कोई मकसद नहीं, इसलिए उसके अफराद का कोई किरदार भी नहीं। मौजूदा ज़माना में हमारी कौम की सबसे बड़ी कमज़ोरी इसकी बेकिरदारी है। जिस मैदान में भी तजर्बा कीजिए, आप फ़ौरन देखेंगे कि लोगों ने अपना किरदार खो दिया है। उनके ऊपर किसी ठोस मंसूबा की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। जहाँ भी उन्हें इस्तेमाल किया जाए वो दीवार की कच्ची ईंट साबित होते हैं, वो दीवार की पुख्ता ईंट होने का सबूत नहीं देते। इस कमज़ोरी की असल वजह यही है कि आज हमारी सारी कौम ने मकसद का शऊर खो दिया है। वो एक बेमकसद ग्रोह होकर रह गए हैं। उनके सामने ना दुनिया की तामीर का निशाना है और ना आखिरत की तामीर का निशाना। यही उनकी असल कमज़ोरी है। अगर लोगों में दोबारा मकसद का शऊर ज़िंदा कर दिया जाए तो दोबारा वो एक जानदार कौम नजर आएंगे। वो दोबारा एक बाकिरदार ग्रोह बन जाएंगे, जिस तरह वो इससे पहले एक बाकिरदार ग्रोह बने हुए थे। कौम के अफराद के अंदर मकसद का शऊर पैदा करना उनके अंदर सब कुछ पैदा करना है। मकसद आदमी की छुपी हुई कुव्वतों को जगा देता है, वो उसको नया इंसान बना देता है।